Hello everyone, I am here to teach you chemistry, the chapter solution. पहले हम जानेंगे कि solution क्या होता है. Solution is a homogeneous mixture of two or more substance. ये एक homogeneous mixture है two or more substance. तो पहले बात करते हैं कि mixture क्या होता है. Mixture होता है जब भी दो चीजों को हम मिला देंगे तो mixture, जैसे salt water, sugar water, ये किसके अंदर आएगा? मिक्सचर के अंदर. और उसी का होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मतलब होता है सेम, ऐसा मिक्सचर जिसका थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और उन्हीं मिक्सचर्स को हम बोलते हैं सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमने क्या किया, एक सब्सटेंस शुगर और वाटर को मिलाया. हमने देखा कि अगर हम इस कंटेनर को देखें तो हम इधर किसी भी साइड से देखेंगे उसका कंपोजिशन हर तरफ एक जैसा होगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, होमोजीनियस है. और होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है. जैसे इसके अलावा एग्जांपल है सैंड एंड वाटर. तो सैंड वाटर में सैंड नीचे बैठ जाएगी, वाटर ऊपर फ्लोट होगा, तो वो होमोजीनियस नहीं हेटेरोजीनियस का एग्जांपल है. ठीक है. तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. नाउ सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं. जैसे इस पेन के अगर हम बीच से कट करते हैं, कोई कॉर्नर से कट करते तो दो पार्ट है. ये पेन, इसका एक कैप निकालेंगे तो दो पार्ट हो जाएंगे. वैसे ही सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट. सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी, तो ऐसे सब्सटेंस जो लेस इन क्वांटिटी होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो मोर इन क्वांटिटी होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. जैसे शुगर सॉल्यूशन में बात करें तो शुगर लेस इन क्वांटिटी होगा, इसलिए शुगर हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर जो होगा मोर इन क्वांटिटी होगा तो वो हो जाएगा सॉल्वेंट. अब ऑल द थिंग्स इज डिपेंड अपॉन सॉल्यूट. हम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे ही सारी बातें डिपेंड करेंगी. जैसे कि अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन कैटेगराइज कर सकते हैं हम दो पार्ट्स में, जैसे कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट. तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, डाइल्यूट वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है. ऐसे हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी होती है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसी सॉल्वेंट पे, वो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी. तो सारी बात सॉल्यूट पे डिपेंड करती है. ठीक है. अब बात करें अगर, तो देखिए सॉल्यूशन को हम और भी टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड करके. देखिए हम बात करेंगे सॉल्यूशन के लिए कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स हमको पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है. सबसे पहले कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम जानते हैं सॉल्यूशन में. सबसे पहले कंसेंट्रेशन टर्म्स आता है मास बाय मास परसेंटेज. इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इसी में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इसी में नेक्स्ट होता है ग्राम पर लीटर, जिसको हम लोग मास बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं. ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू. ठीक है. इसी में एक और होता है पार्ट्स पर मिलियन. इसका होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶. हम एक मिलियन से कंपेयर करते हैं इसको. ठीक है. ओके. तो हमें ये कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स 9th क्लास से पढ़ा था हमने, वही रिवीजन है इसका. मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एंड द पार्ट्स पर मिलियन इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶. अब देखिए कभी भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज. बहुत रेयरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं.
इनका एप्लीकेशन और यूज करना हमें आना चाहिए। क्या है देखते हैं, क्या एप्लीकेशन कैसे यूज करना आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास लिख रखा होगा ऐसे कि 10, अच्छा इसके पहले बात सुन लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं W/W, इसको हम बोलते हैं V/V, इसको हम बोलते हैं W/V। भाई मास को W, वेट ऑफ द सोल्यूट W/W, V/V वॉल्यूम वॉल्यूम और W/V। जैसे कि हमारे पास लिख रखा हो 10% W/W solution of NaH। It means that solution solute क्या है NaH। अब इसका मतलब 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। तो ये जो 10 है ये बता रहा है हमें बहुत छोटा W मतलब मास ऑफ सोल्यूट। तो डायरेक्टली हमें लिखना आना चाहिए कि वेट ऑफ सोल्यूट हमारा है 10 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 100 ग्राम। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास दे रखा हो 25% W/V, इसका मतलब है 25/100। इट मींस दैट कि 25 ग्राम अपना सॉल्यूट दे रखा है और 100 ml हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन हमें करना आना चाहिए। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, एप्लीकेशन भी करना आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जो कि है सबसे पहला है मोलैरिटी, फिर जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, N/V। डेफिनेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं, अगर हम वॉल्यूम मान लें 1 लीटर है तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है 1 लीटर में, वो हमें रिप्रेजेंट करता है क्या, मोलैरिटी। ओके, हम बात करेंगे इसका ओपन फॉर्मूला। तो वेट हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मोलर मास। ओके, वॉल्यूम मान लीजिए वॉल्यूम कभी मिलीलीटर में दे दिया जाए तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 पर जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास इन 1000। ओके, नेक्स्ट है मोलैरिटी, जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में, दैट इज n अपॉन में W, वो भी केजी में। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मोलर मास इनटू कैपिटल W इनटू, अगर वो केजी में की जगह ग्राम में दे रखा हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला होगा वेट इनटू 1000 और मोलर मास कैपिटल W। नेक्स्ट तीसरा हमें पढ़ने को मिलता है इसमें। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इसको हम वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लें 1, तो हम बोलेंगे कि द मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकाला जाता है? जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मोलर मास, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ठीक, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट को n से डिवाइड करके। What is n here? n represents acidity, basicity, valency. Now what about this? देखिए, जितने भी बेसिस होते हैं उनकी एसिडिटी होती है, कितने एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ऐसे जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी बेसिसिटी होती है, कितने बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकती हो, और जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनकी वैलेंसी निकालते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे हम बात कर सकते हैं HCl। HCl हैव 1 हाइड्रोजन आयन,
कितने H प्लस है वो उसकी बेसिसिटी दिखाता है, इसलिए इसके लिए N की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1। मान लीजिए हम बात करते हैं H2SO4 की, इस पे 2 हाइड्रोजन आयनाइजेबल तो 2। हम बात करते हैं H3PO3 की तो 3 है इसलिए 3, इसकी N की वैल्यू 2, इसकी N की वैल्यू 3। ओके, नाउ जैसे हम बात करें CH3COOH तो आयनाइजेबल हाइड्रोजन तो एक है ना, इसलिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और अगर हम बात करें बेसिस की तो बेसिस की केस में मान लीजिए NaOH, इसकी N की वैल्यू इसमें 1 OH है तो N की वैल्यू 1 हो गई, KOH N की वैल्यू 1 हो गई, ALOH का होल थ्राइस 3 है इसलिए N की वैल्यू 3 हो गई। नेक्स्ट इज सॉल्ट, जैसे मान लीजिए CaCl2, बड़ा बेसिक सा है कि CaCl2 को तोड़िए, अगर हमें पता है कि जो चार्ज अपोजिट अट्रैक्ट होता है मतलब ये जो कोफिशिएंट है C के ऊपर आ जाएगा तो 2 प्लस चार्ज आएगा, Cl के ऊपर आ जाएगा माइनस। तो सिंपल द मैक्सिमम चार्ज ऑब्टेन्ड, वी हैव द मैक्सिमम चार्ज इज 2, तो दैट इज इसकी वैलेंसी हो गई कितनी। तो अगर हमें किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म में n, एसिडिटी बेसिसिटी है, वैलेंसी से निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये वाला और ये वाला फॉर्मूला काफी सिमिलर लग रहा है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट है, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसलिए हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के क्वेश्चन। इसके पहले इस क्वेश्चन कभी-कभी आप पूछते हैं कि इन तीनों में से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। हमें हम लोग पता है, हम लोग ने गैस लॉ पढ़ रखा है PV बराबर nRT, तो हमें पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो हमें पता है अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम का फैक्टर है, वॉल्यूम का टर्म। तो हम देखें अगर तो मोलैरिटी में भी वॉल्यूम आ रहा है और नॉर्मैलिटी में भी वॉल्यूम आ रहा है, सिर्फ मोलैरिटी एक ऐसा है जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इसलिए मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ओके, ठीक है, मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ने को मिलेगा इसमें एक और नेक्स्ट वाला है मोल फ्रैक्शन। मोल्स का फ्रैक्शन, देखिए जब भी हमें किसी चीज का फ्रैक्शन निकालना है तो हम सिंपल सा लगाते हैं कि भाई टोटल में से कितना ऑक्टेन है, ये हमें इसमें भी करना है। मान लीजिए अगर हम बात करें किसी सब्सटेंस सॉल्यूशन में दो चीजें A और B, A मान लीजिए चाहे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसे मान लीजिए हमने माना इसके नंबर ऑफ मोल्स Na है, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं जाई से। ठीक है, जाई इज इक्वल्स टू, अब जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल्स ऊपर Na अपॉन में Na प्लस Nb। सिमिलरली जाई इज इक्वल्स टू Nb अपॉन में Na प्लस Nb। ओके, साई इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb, जाई इज इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। और क्योंकि अगर ये दोनों फ्रैक्शन ही है तो देखिए हम जाई ए प्लस जाई बी करेंगे तो हम देखेंगे कि देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ऊपर भी Na प्लस Nb नीचे भी Na प्लस Nb, तो जाई ए प्लस जाई बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये सारी बातें हम 11th क्लास में पढ़े थे, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। अब इन यहाँ पर वापस से इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि इसके आगे जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको ये सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे, इसी पे बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे हम और बात करते हैं। इसके पहले बात कर रहे थे कि नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है, तो हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। जैसे कि हमने देखा अभी अभी कि नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मैं इसको खोले तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला पता है, हमारा ग्राम इक्विवेलेंट्स का होता है वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, तो रखिए तो छोटा w अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, और मान लीजिए ये मिलीलीटर में दे रखा हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा नॉर्मैलिटी था। अब अभी हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन, इसको हम सब्स्टिट्यूट करें अगर तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू आ जाएगा वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन इनटू वॉल्यूम, वो भी ml में इनटू 1000। ठीक है, ये एन ऊपर गया तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू हो गया वेट
अपॉन में मॉलिकुलर वेट इनटू 1000 इनटू वॉल्यूम, और ये n आ गया अपना बाहर। और जस्ट अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू हाफ। तो ये पूरा फैक्टर हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n, वेयर n इज द एसिडिटी बेसिसिटी ऑफ एलिमेंट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस अबाउट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहला इजी क्वेश्चन, 4 ग्राम NaOH dissolve in water to make 250 ml solution. Find molarity. अब देखिए इसमें अगर गिवन क्या है, तो गिवन है वेट हमें दे रखा है 4 ग्राम, मोलर मास हमें दे रखा है NaOH का, निकाल सकते हैं Na प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, दैट इज 23 प्लस 16 प्लस 1, ये आएगा 40। ठीक है, और वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, 250 है। तो अगर हम निकालें मोलैरिटी का फॉर्मूला, देखिए अभी हमने लिखा था वेट अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया, वेट हमें दे रखा है 4, मोलर मास हमें दे रखा है 40, वॉल्यूम हमें पता है 250 इनटू 1000। ओके, नाउ 4 10s are 40, 0 से 0 बटा 25 4s are, ये आ गया 4/10 मतलब 0.4। ओके, फिर से देख लीजिए, 4 ग्राम NaOH dissolved in water to make the solution 250 ml, find molarity। हमें गिवन था वेट, NaOH का मोलर मास 40 हमने निकाल लिया, वॉल्यूम हमें गिवन था। मोलैरिटी का हमने फॉर्मूला लिखा वेट अपॉन में मोलर मास इनटू 1000 वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए वेट हमें दे रखा था 4/40 into 1000 upon 250, सॉल्व किया हमारा आंसर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड dissolve in 75 gram of benzene. Find molarity. हम इसमें अगर गिवन देखें तो गिवन है वेट इज इक्वल्स टू 2.5 ग्राम, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसका आप मोलर मास निकालेंगे तो आएगा 60। और अगर हम देखें तो बेंजीन सॉल्वेंट है यहाँ पे, उसका वेट हमें डायरेक्ट दे दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 75 ग्राम। ओके, तो हम अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन में मोलर मास इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। ओके, वेट कितना 2.5 इनटू 60 इनटू कैपिटल W 75 इनटू 1000। तो पॉइंट से यहाँ 0 बटा 1 2 1 2 25 3 जा, और ये हो जाएगा 10 अपॉन में 6 2 5 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 5। ओके, ठीक है, सिंपली हमें दे रखा था 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड डिसॉल्व इन 75 ग्राम, ये लेस इन क्वांटिटी है इसलिए ये हो गया सॉल्यूम, मोर इन क्वांटिटी इसलिए सॉल्व। मोलर मास हमें पता है, एथेनोइक एसिड का सॉल्व करके निकाल सकते हैं 60, हमने सारी वैल्यू पुट की है। अब देखिए इसमें जो एक क्वेश्चन हमेशा फाइंड कर सकते हैं आप, एक तरह का क्वेश्चन और आता है, देखिए कैसा होता है। देखिए क्वेश्चन है जैसे दे रखा है find molality and molarity of 15% W by B solution of H2SO4 having density 1.10 gram per milliliter। हमारे पास था कि हमें मोलैरिटी निकालना है 15% W by B सोल्यूशन का। अभी जब हमने मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज ये सब डिस्कस किया था तो हमें बताया था कि 15% का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें 15% तो हमें बताया कि 15% का साइन हटेगा तो आएगा 100, और क्योंकि W by B है इसका मतलब हमें दे रखा है कि भाई वेट ऑफ सॉल्यूट अपना क्या है H2SO4, तो वेट ऑफ H2SO4 हमें डायरेक्टली दे रखा है कितना
15 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दे रखा है कितना 100 ओके। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना, मोलैरिटी कैलकुलेट करना। अगर हम दोनों के फॉर्मूले लिखें तो हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेट अपॉन योर मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू 1000, ठीक है। और मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेट अपॉन योर मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक है। तो अगर हम देखें गिवन डाटा से तो हमें वेट दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, सारी बातें दे रखी, तो मोलैरिटी के लिए सारी बातें दे रखी, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस पे देखें तो चलिए इससे पहले बाद में देखेंगे, पहले हम देखें जो चीज हमें दे रखी है उसके लिए रख के कैलकुलेट करें। तो हमें दे रखा है वेट कितना 15, मोलर मास में पता है H2SO4 का कैलकुलेट करेंगे आप 98 होता है, वॉल्यूम 100 हो जाएगा इनटू 1000, 0 0 0 0 कट गया, ये हो गया 150 अपॉन 98, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब हमें दिया क्या नहीं है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट नहीं पता है, ठीक है। देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक W/W का बनता है, एक W/V का बनता है। जब W/V का बनेगा तो मतलब वॉल्यूम डायरेक्ट दे देगा, तो वॉल्यूम डायरेक्ट दे देगा तो हम क्या सॉल्व कर लेंगे, मोलैरिटी डायरेक्टली आ जाएगी। जब W/W का देगा तो हमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट या वेट्स ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा, तो उस केस में मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम अगर बात करें तो देखिए ये हमारा आ गया। अब हमें बस मेन क्या पता करना है, हमें वेट मोलर मास 1000 सब नोन है, हमें सिर्फ पता करना है वेट ऑफ द सॉल्वेंट। उसके लिए अगर हम देखें तो हमें दे रखी है डेंसिटी, हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम देखें तो इसको इधर ले जाए तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा अपना d, और डेंसिटी दे रखी है 1.10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा 100, उसको सॉल्व करेंगे 1110 ग्राम, ये आ जाएगा अपना सॉल्यूशन का मास। हमें चाहिए किसका, सॉल्वेंट का। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो अगर हमें सॉल्वेंट चाहिए तो सॉल्यूट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो सॉल्वेंट अपना आ जाएगा कितना 110 में से हमें पता है 15, अगर हम माइनस कर देते तो आ जाता है 95। देखिए अब सारी बातें पता है, हम सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू में, तो हम अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपना दे रखा है 50, मोलर मास 98 इनटू 95, इसको सॉल्व करेंगे ना आंसर, ठीक है। तो देखिए अगर क्वेश्चन आता है W/V का तो हम वॉल्यूम डायरेक्टली दे रखा है, तो हम वॉल्यूम का फैक्टर कौन है, मोलैरिटी, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन यही अगर हमें क्या दे रखा हो W/W, इसका मतलब हमें वेट डायरेक्ट दे रखा होगा, तो इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए अगला एक क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन का, देखते क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बायोमास, सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बायोमास, वही बात होगी, बायोमास का मतलब W/W, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, इसका मतलब ये जो 20 ग्राम दे रखा है, हमें दे रखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, और जो 100 ग्राम हमें दे रखा है वो दे रखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अब देखिए हमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, देखिए जब भी कभी कोई क्वेश्चन है तो फॉर्मूला पहले लिख लो, Xi बराबर Na प्लस Nb, Na अपॉन में Na प्लस Nb, मतलब हमें पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए अगर तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है Na इज इक्वल्स टू वेट अपॉन में मोलर मास, W1 और N, और अगर हम देखें Nb इज इक्वल्स टू तो WB अपॉन में, ठीक। वेट अगर हम देखें तो देखिए 20 ग्राम सॉल्यूट का आएगा, तो Na आ गया कितना 20 ग्राम, और मोलर मास आप निकालेंगे C2H6 का तो आएगा 60, ठीक है। नेक्स्ट देखिए Nb, अब पता है हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट नहीं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमें पता है वाटर होता है, ठीक है। अब हमें देखा सॉल्यूशन दे रखा, सॉल्यूट दे रखा है तो सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं, 100 में से 20 को माइनस करके कितना आ जाएगा 80, भाई दोनों को माइनस करेंगे सॉल्वेंट आ जाएगा कितना 80 अपॉन में 80, इसको सॉल्व करेंगे 10 अपॉन में 31, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते तो आता है 0.322,
ठीक। एन बी हम फाइंड करेंगे तो आएगा 40 अपॉन में 9, 36, एन ई आ गया 0.422, एन बी आ गया 4.4। बस कुछ नहीं, जाइए हमें निकालना है, जाइए इसमें पुट करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा 0.322 अपॉन में 0.322 प्लस 4.44 हो जाएगा। जाइए इज इक्वल्स टू 0.322 अपॉन में 2 4 5 6 7 4.762 इसको और कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। बड़ी सिंपल सी चीज 20% इसकी हेल्प से मैं वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करा। सोल्यूशन की हेल्प से मैं सॉल्वेंट पता चल गया। अब हमें जाइए निकालने की नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ए कैलकुलेट कर लिया, बी कैलकुलेट किया, दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, आंसर। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और है, देखिए आया हुआ है ये क्वेश्चन। If the mole fraction of solution in HCl is 0.78, calculate its molality. मोल फ्रैक्शन में दे रखा है 0.78, हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, देखिए मोल फ्रैक्शन में दे रखा है 0.78, मोलैलिटी निकालनी है। अब देखिए जाइए में पता है 0.78, तो क्या हम जाइए नहीं पता कर सकते? पता कर सकते हैं। ठीक है, क्यों पता करना है? देखिए हमें पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है N अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई सबसे पहला चीज तो हमें Na पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब Nb का W भी पता करना है, तो हमें दोनों चाहिए होंगे। ठीक, तो हम जाई भी निकालें तो हम जाई भी निकाल सकते हैं। जाई भी इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस जाई, तो जाई भी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.78, दैट इज जाई भी इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक, अब हमें पता है कि जाई बराबर फॉर्मूला होता है Na अपॉन में Na प्लस Nb। ठीक है, और जाई भी बराबर फॉर्मूला होगा Nb अपॉन में Na प्लस Nb। अगर हम इक्वेशन इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जाई अपॉन में जाई भी, और ये Na अपॉन Nb दोनों डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो बचेगा Na अपॉन में Nb। ठीक, और जो कि दे क्या रखा है, जाई अपने को दे रखा है 0.78 और जाई भी दे रखा है 0.22, हटा 11 3 9 39। तो हम बात करें 39 अपॉन में 11, मतलब Na अपॉन Nb का रेशियो आ गया 39 अपॉन 11। अब देखिए हमें N में चाहिए। ठीक है, तो Na और Nb अगर हम देखें तो एक कोफिशिएंट लेट करके मान लें, तो हम बोल सकते हैं कि Na इज इक्वल्स टू 39x और Nb इज इक्वल्स टू 11x हो जाएगा। ठीक, Na 39x और Nb कितना हो जाएगा 11x। हमें Na तो चाहिए लेकिन हमें Nb नहीं चाहिए, Nb का वेट चाहिए, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पता है Nb बराबर फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मोलर मास इज इक्वल्स टू 11x, तो वेट हो जाएगा 11x इनटू मोलर मास। और मोलर मास भाई Nb है क्या, वाटर के मोल्स, वाटर का मोलर मास होता है कितना 80। ठीक है, सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 39x अपॉन में 11x इनटू 80 और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। x से x देखिए कट गया, हमने खुद सेलेक्ट किया था, हमारा आंसर आ गया 39000.11 सॉल्व कर लेंगे इसको आंसर आ जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। ठीक, चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ और इसके सॉल्यूशन के और फैक्टर्स के साथ। अभी हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसके बाद हम इसमें कुछ लॉस पढ़ेंगे, जैसे हेनरी लॉ, फिर राउल्स लॉ, फिर राउल्स लॉ 2 वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके लिए राउल्स लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, 5 तरीके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बैंड फैक्टर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो अभी हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।